सोचो, जमीन के नीचे एक ऐसी जेल जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल बंद हैं। उनकी सांसें, उनकी आवाजें सब दबा दी गई हैं। सब समझते थे ये लोग मर चुके हैं, मगर एक रात एक धमाका होता है। दरवाजे टूट जाते हैं और मौत आजाद हो जाती है। अब शिकार और शिकार करने वाले के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा। जंग शुरू हो चुकी है। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का प्यार, सब इस जंग के निशाने पर हैं। और सबसे बड़ा राज ये है कि असली दुश्मन कातिल हैं या वो सिस्टम जो उन्हें छुपाता रहा। और इस दफा इंसाफ और खून दोनों एक साथ बहने वाले हैं। अंधेरों में छुपे राज, दोस्ती और धोखे के बीच की लकीर, और वो सवाल जो सबको सताता है, कातिल भागे हैं या उन्हें भगाया गया है। ये सिर्फ एक मैनहंट नहीं, ये एक जंग है वक्त के खिलाफ। और जो सच सामने आएगा वो सिर्फ कातिल का चेहरा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का असली रूप होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हैरत अंगेज मंजर से। सीरियल किलर रिचर्ड हैरिस को स्ट्रेचर पर लाकर एक हाई टेक अंडरग्राउंड प्रिजन द पिट में दाखिल किया जाता है। ये फैसिलिटी किसी आम जेल की तरह नहीं, बल्कि एक मिसाइल साइलो के नीचे छुपी हुई टॉप सीक्रेट जगह है। मगर अचानक एक शिद्दत भरा एक्सप्लोजन होता है और हैरिस इस कैद खाने से फरार हो जाता है। इधर बेक्स हेंडरसन, जो अब एक कसिनो सिक्योरिटी जॉब कर रही थी, को दोबारा बुलाया जाता है अटॉर्नी जनरल और CIA के ऑफिसर जेकब रायन हसानी के जरिए। उसे बताया जाता है कि द पिट असल में वही जगह है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स छुपा कर रखे गए थे, जिन्हें दुनिया समझती थी कि वो एग्जीक्यूटेड हो चुके हैं। बेक्स, हसानी और एक एक्स गार्ड शेन फ्लोरेंस, जो पहले द पिट में ड्यूटी कर चुका था और जानता है कि नो वन नोज हैरिस बेटर, मिलकर मैनहंट शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान CCTV फुटेज सामने आती है जिसमें हैरिस एक औरत को किडनैप करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसका मोडस ऑपरेंडी पुराने केसेस से मैच नहीं करता। ये बात बेक्स को शक में डाल देती है कि शायद ये असली हैरिस नहीं, बल्कि कोई कॉपीकैट हो। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस औरत को विक्टिम समझा जा रहा था, निकोल वेस्टन, वो असल में हैरिस की साथी निकलती है। फ्लैशबैक सीन्स हमें दिखाते हैं बेक्स का पुराना पार्टनर ओलिवर ओडेल, जो अब द पिट का वार्डन है। उसने FBI छोड़ी क्योंकि एक मिसिंग लड़की को बचाने के लिए उसने सस्पेक्ट को जिंदा जला दिया था, और वही लड़की बाद में बेक्स ने अडॉप्ट कर ली। ये पास्ट दोनों के बीच एक गहरा लेकिन मिस्टीरियस कनेक्शन बनाता है। और फिर सबसे खौफनाक सच सामने आता है। द पिट का एक्सप्लोजन एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड जेल ब्रेक था। ओलिवर ने खुद बेक्स को इस मिशन में खींच लिया है क्योंकि उसे सिर्फ उस पर भरोसा है। लेकिन इस साजिश के पीछे क्या असली मोटिव है, वो अभी अंधेरा है, जो अगले एपिसोड्स में खुलेगा। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। 1998 में ओहायो के अंदर 16 साल का क्लेटन जेसप अपना बर्थडे मना रहा होता है। उसके साथ उसकी फैमिली भी मौजूद होती है, लेकिन जल्द ही खुलासा होता है कि वो सब पॉइजन्ड हो चुके हैं। क्लेटन 3 दिन तक उनकी लाशों के साथ बैठे हुए प्रिटेंड करता है जैसे सब नॉर्मल हो। ये उसकी ट्विस्टेड साइकी की पहली झलक है। प्रेजेंट डे में पिट के ब्लास्ट के बाद एक नई टास्क फोर्स बनाई जाती है। इस टीम में शामिल होते हैं बेक्स हेंडरसन, CIA एजेंट जैकब रायन हसानी, आर्मी इंटेलिजेंस की जेनिफर मोरालिस और एक्स गार्ड शेन फ्लोरेंस, जो पहले पिट में ड्यूटी कर चुका था। इनका मिशन सिंपल है, फरार हुए कातिल को पकड़ना। इस बार शिकार है क्लेटन जेसप। उसकी हिस्ट्री ये है कि वो उन फैमिलीज को टारगेट करता था जो एक एजुकेशनल वीडियो में परफेक्ट फैमिली के तौर पर दिखाई गई थी। वक्त के साथ वो उन्हीं लोगों का पीछा करता है और उन्हें अपने डेडली ट्रैप्स में फंसाकर मार देता है। अब वो अपनी अगली विक्टिम आयरीन मैकफैडन को किडनैप करता है। टास्क फोर्स उसके ट्रेस के लिए ईयरबड्स और फोन का सिग्नल फॉलो करती है, लेकिन वो सिग्नल गलत निकलता है क्योंकि डिवाइस आयरीन की बीटी के पास होता है। क्लेटन में अपनी लेटेस्ट विक्टिम को बेसमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रैप में फंसाया होता है। बेक्स और शेन वहां पहुंचते हैं जहां साइंटिस्ट लैंसिंग पहले से इंजर्ड पड़ा होता है। बेसमेंट भर रहा होता है जहरीली गैस से, लेकिन बेक्स अपनी कंपोजर रखती है और सबको बचाने का रास्ता ढूंढ लेती है। ऊपर आकर वो क्लेटन का सामना करती है। क्लेटन उसकी बात नहीं मानता और उस वक्त हसानी आकर उसके लेग में गोली मारकर उसे रोक देता है। इस केस के बाद हसानी एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि पिट का ब्लास्ट एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड C4 एक्सप्लोजन था। साथ ही ओलिवर ओडेल ये भी बताता है कि बेक्स का पहला केस इलाई जॉनसन अभी भी जिंदा है और पिट के अंदर कस्टडी में रखा गया था।
बैक्स उससे फेस टू फेस मिलती है। इलाई उसके पुराने वोन्स को खोलकर सामने ले आता है और एक फ्लैशबैक दिखाता है कि चाइल्डहुड में बैक्स अपनी फ्रेंड नयोमी को उस दिन बचा नहीं पाई थी जब इलाई एक्टिव था। ये गिल्ट उसके कैरेक्टर का हमेशा से हिस्सा रहा है और ओलिवर ने उस वक्त इस सच को छुपाया था ताकि बैक्स अपना FBI करियर बना सके। एपिसोड के एंड में एक और शॉकिंग चीज भी उसमें शामिल हो। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मोंटाना के एक सुनसान रास्ते पर, जहां एक औरत हिच हाइकिंग करती हुई नजर आती है। पहले लगता है ये कोई विक्टिम होगी, लेकिन ट्विस्ट में यह खुद एक कातिल निकलती है, ब्रेंडा लोए, जो द पिट से भाग चुकी खतरनाक सीरियल किलर है। ब्रेंडा का मोटिव और भी हैरान करने वाला है। वो अपने आप को एनवायरनमेंट की प्रोटेक्टर समझती है और अपनी वुल्फ्स के साथ रहती थी जो उसके शिकारों को चूर चूर कर देते थे। पिट में उसे ये झूठ बताया गया था कि उसकी जमीन और वुल्फ्स अब भी सेफ हैं, लेकिन वापस जाने पर उसे सब तबाह मिलता है और उसके अंदर का गुस्सा और पागलपन फूट निकलता है। बैक्स और टीम, जिसमें शेन फ्लोरेंस अपनी अफगानिस्तान ट्रैकिंग स्किल्स का यूज करता है, विल्डरनेस में ब्रेंडा का पीछा करते हैं और समझ जाते हैं कि वो अपनी पुरानी जमीन और वुल्फ्स के पास लौट रही है। साथ ही थेरेपी का एक डिस्टर्बिंग ट्विस्ट सामने आता है। द पिट में ब्रेंडा पर ईडन प्रोटोकॉल नाम का अनएथिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें उसे एक आइडियल वर्ल्ड का इल्यूजन दिखाया गया जो सिर्फ एक धोखा था। झूठ का पता चलने पर ब्रेंडा और भी वायलेंट हो जाती है। जंगल के कॉन्फ्रंटेशन में वो एक स्नाइपर की तरह सामने आती है। अपनी लैंड और वुल्फ्स खत्म होने की वजह से रेज में पड़ जाती है और रेंजर्स भी विजिलेंटी जस्टिस करने के मूड में होते हैं, जिससे सीन और केओटिक हो जाता है। आखिरी तकरार में बैक्स ब्रेंडा को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करती है और उसके इल्यूजन को तोड़कर कह देती है कि वो वुल्फ्स के लिए नहीं, सिर्फ अपने गुनहगार जज्बात को जस्टिफाई करने के लिए सब कर रही है। इस इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद ब्रेंडा अरेस्ट हो जाती है। पैरेलल में ओलिवर और हसानी के दरमियान ट्रस्ट इश्यूज इंटेंस हो जाते हैं। ओलिवर बैक्स के सामने हसानी पर शक डालता है, जबकि हसानी प्रूफ देता है कि ओलिवर ने पिट एक्सप्लोजन से पहले सीक्रेट फाइल्स एक फ्लैश ड्राइव पर कॉपी की थी और सिक्योरिटी फायरवॉल डिसेबल कर दिया था। ये रेवलेशन पूरे ट्रस्ट डायनामिक को और डेंजरस बना देता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है डॉक्टर इज़ीकियल मालक के एग्जीक्यूशन से। मेनार्ड करेक्शनल फैसिलिटी के डेथ रो चैम्बर में उसे लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। सब कुछ ऑफिशियली क्लोज हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक टॉप सीक्रेट लैब उसे दोबारा जिंदा कर देती है। यहाँ एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। द पिट सिर्फ जेल नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड भी था, जहां खतरनाक कातिलों पर रेजरेक्शन और साइकोलॉजिकल ट्रायल्स किए जाते थे। मालक जिंदा होने के बाद और भी डिस्टर्बिंग बन जाता है। अब वो सिर्फ कत्ल नहीं करता, बल्कि अपनी विक्टिम्स को मारने के बाद रिवाइव करता है और उनसे सैडिस्टिक सवाल करता है, मौत के वक्त तुमने क्या देखा? ये ट्विस्टेड ऑब्सेशन उसकी साइकोलॉजी का डार्क डायमेंशन खोलती है। बेक्स और उसकी टीम उसे ट्रैक करती है, लेकिन मालक एक हॉरिफाइंग मूव करता है। वो बेक्स को मेडिकली किल करता है और दोबारा जिंदा करके वही सवाल उठाता है। ये सीन पूरे शो का एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल हाई पॉइंट बन जाता है, जहां बेक्स अपने सबसे वल्नरेबल और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस से गुजरती है। हासिनी और शेन टाइमली इंटरवेंशन करते हैं और बेक्स को बचा लेते हैं, लेकिन इस ट्रैप से निकलना उसके लिए एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है। एपिसोड का दूसरा बिग ट्विस्ट ओलिवर के अराउंड घूमता है। बेक्स को अनोनिमस बर्नर कॉल आता है, जिसका ट्रेस अटॉर्नी जनरल के ऑफिस तक जाता है। कॉल बेक्स को ओलिवर के फोन को सीक्रेटली ट्रैक करने को कहता है। GPS फॉलो करते हुए बेक्स एक स्टोरेज फैसिलिटी पहुंचती है, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है। अंदर सैम, बेक्स की अडॉप्टेड बेटी, लेटर्स, ड्राइंग्स और एक बर्थडे कार्ड होता है जिसमें लिखा है विश यू वर हियर। बेक्स के लिए ये एक शॉकिंग डिस्कवरी है, क्योंकि उसे कभी पता नहीं था कि ओलिवर और सैम के बीच कोई हिडन कनेक्शन था। और सबसे बड़ा धमाका, ओलिवर के स्टोरेज में एक ब्लूप्रिंट मिलता है जिसमें 6 कोऑर्डिनेट्स मार्क हैं। एक कोऑर्डिनेट द पिट का है, लेकिन बाकी 5 अननोन लोकेशंस पर हैं। इस रेवलेशन से एक चिलिंग इम्प्लीकेशन सामने आता है। पिट एक अकेली फैसिलिटी नहीं थी, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां 1994 में रॉय बार्बर अपने पहले शिकार बनाता है, और फिर स्टोरी 31 साल बाद पिट के ब्लास्ट के बाद वापस आ जाती है, जहां रॉय जेल से भाग निकलता है। अब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे सामने आती है और इन्वेस्टिगेशन टीम, बेक्स और CIA एजेंट हसानी उसे ट्रेस करना शुरू करते हैं। रॉय फिर एक नए कपल क्रिस्टल रेजनिक और उसके हस्बैंड को निशाना बनाता है। शॉकिंग ट्विस्ट तब खुलता है जब क्रिस्टल की असल पहचान ब्रिजेट कैरवेल के तौर पे सामने आती है, जो पहले रॉय के शिकार में से एक थी और जिसे सब मरे हुए समझते थे। यहाँ से समझ आता है कि रॉय का पैटर्न अलग है। वो असल में एक पुलिस स्केच आर्टिस्ट था जो अपने ही क्राइम्स के स्केचेस बनाता रहा, और आयरनी ये थी कि पुलिस ने उस पर कभी शक ही नहीं किया।
रॉय का ट्विस्टेड फिलॉसफी ये था कि वो औरतों को लिबरेट करता था, उनके अब्यूसिव हस्बैंड्स को मारकर उन्हें नई आइडेंटिटी और नई जिंदगी देता था। लेकिन अगर वो औरत दोबारा शादी करती तो उसके लिए ये धोखा था, जिसका नतीजा सिर्फ मौत होती। बेक्स और टीम उसके स्केचेस का पैटर्न समझकर उसकी साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं और ये भी देखते हैं कि औरतों के स्केचेस में अननेचुरल एजिंग का राज असल में उनकी जिंदा होने की निशानी थी। कहानी क्लाइमैक्स पर तब जाती है जब रॉय ट्रिशा, जिसे वो पहले लिंडा के नाम से जानता था, को उसके हस्बैंड के साथ हॉस्टेज बना लेता है और उसे मजबूर करता है कि अपने ही हस्बैंड को गोली मारे। लेकिन टीम टाइमली पहुंचकर रॉय को शूट करके रोक लेती है। रॉय को पकड़ लिया जाता है और इंटेरोगेशन के दौरान पता चलता है कि और भी विमेन उसके साथ मिलकर अपने अब्यूसिव पार्टनर से बच निकली थी। इसके पैरेलल एक और कॉन्स्पिरेसी अनफोल्ड होती है। हसानी ओलिवर ओडेल के स्टोरेज से डॉक्टर्ड सैटेलाइट इमेजेस डिस्कवर करता है जो साइलोस और पिट डिस्ट्रक्शन से जुड़ी होती हैं, और ये सब एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल के इन्फ्लुएंस का पता देती हैं। साथ ही बेक्स अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल करती है और अपनी बेटी समांता को अपनी असली FBI आइडेंटिटी बता देती है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। गांव की सुनसान सड़क पर एक कार स्पाइक से पंक्चर हो जाती है। ड्राइवर हेल्प लेने जाता है लेकिन वहां उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। यही होती है आर्लो ब्रांड की डार्क कहानी का आगाज। एक ऐसा शख्स जो पहले एक कंपल्सिव होर्डर था और अपनी ऑब्सेशन के बोझ में स्पाइक्ड रोड्स बिछाकर रैंडम लोगों का शिकार करता था। पेट में उस पर एक नया एक्सपेरिमेंटल तरीका अप्लाई किया गया, मटेरियल डिटैचमेंट थेरेपी, जिसमें उसे अपनी चीजें, कपड़े, हत्ता कि अपना बाल तक छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और धीरे धीरे वो सब कुछ त्याग कर देता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो इस सो कॉल्ड थेरेपी को अपनी जिंदगी का मिशन बना लेता है। अब वो विक्टिम्स को किडनैप करता है और उन्हें पिट जैसा एनवायरनमेंट जीने पर मजबूर करता है, रोब्स पहनाता है, उनके सर मुंडवा देता है, उनको तन्हा रखकर उनसे अपना ट्विस्टेड सैल्वेशन पूरा कराता है। बेक्स और टीम पहले सोचती थी कि बाहर आने से आर्लो के पुराने अर्जेस फिर से जग जाएंगे, मगर असल में वो अपनी रीबर्थ थ्रू डिटैचमेंट आइडियोलॉजी को दुनिया पर थोप रहा होता है, एक टॉर्चर्ड सेवियर कॉम्प्लेक्स में डूबा हुआ। आखिरकार टीम उसका पता लगाती है, उसकी कैप्टिव्स को रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन असली ट्रेजेडी ये सामने आती है कि पेट जहां इंसान को सुधारना था, वहां उसने एक और मॉन्स्टर पैदा कर दिया। इसी दौरान बेक्स ओलिवर ओडेल को कन्फ्रंट करती है और एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। साइलो 12 असल में पेट का एक सीक्रेट एनेक्स था जहां सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स किए जा रहे थे। ओलिवर रिवील करता है कि जिस दिन पेट में धमाका हुआ उससे एक आर्म्ड ब्रीच के बारे में कॉल आई थी और अब ये दोनों फैसिलिटीज एक दूसरे से सीधे कनेक्टेड निकलती हैं। बेक्स के दबाव पर ओलिवर कुछ हिस्सा खोलता है जो सीजन की बड़ी कंस्पिरेसी को और गहरा बनाता है। उसी वक्त पर्सनल फ्रंट पर भी ट्विस्ट आता है। शेन अपने अल्जाइमर से ग्रस्त बाप की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन जब वो नर्सिंग होम जाता है तो एक औरत कह देती है कि ये आदमी तुम्हारा बाप है ही नहीं। एपिसोड का अंजाम शेन की जिंदगी में एक नए सवाल के साथ होता है। क्या वो असल में किसी और रिश्ते की सच्चाई छुपा रहा है या फिर कोई और भी गहरी और अंधेरी कहानी बाकी है? एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक चिलिंग फ्लैशबैक से, जहां हम मार्क मार्सडन को देखते हैं, एक खूबसूरत सीरियल किलर जो द विडोवर के नाम से मशहूर है। उसका अगला निशाना है कैरल मिलर, एक सीधी सादी औरत जो पहले पिट में सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पर काम करती थी। मार्क का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसकी 3 शादियों से सामने आता है। हर शादी एक खूनी दास्तान में बदल जाती है और हर बीवी अपनी शादी की रात ही मौत के घाट उतर जाती है। ये सिलसिला उसके अंदर के गहरे अबैंडनमेंट इशू का नतीजा है, जो उसके पहले ही ब्रेकअप एक हाई स्कूल गर्लफ्रेंड के छोड़ने से पैदा हुआ था। बैक्स और उसकी टीम तब हैरान रह जाती है जब उन्हें समझ आता है कि मार्क ने अपना नया टारगेट वहीं से उठाया है जो पिट के करीब थी, जैसे अब भी उसकी जिंदगी और सोच पर वही एक्सपेरिमेंटल थेरेपी का असर छाया हुआ हो। थेरेपी का असली मकसद था उसके शादी वाली रिचुअल को एक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस बनाकर उसके दर्द को दबाना, मगर प्लान उल्टा पड़ गया। मार्क अपनी पुरानी आदत कर वापस लौटकर हर नई शादी को मौत में तब्दील कर देता है। इस दफा ट्विस्ट और भी गहरा है, क्योंकि थेरेपी के बीच मार्क की फियांसे कैरल असल में उसे इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेती है। पहले वो अपने जज्बात की वजह से उसकी तरफ खींची रहती है, मगर बाद में जब बैक्स एक मैरिटल शॉप पर मार्क का पोर्ट्रेट पब्लिक ब्रॉडकास्ट कर देती है तो कैरल खुद टीम की मदद करने को फैसला कर लेती है, पहले मोहब्बत के लिए फिर इंसाफ के लिए। इसी दौरान एक और डरावना राज सामने आता है, साइलो 12 का। बैक्स, हसानी और ओलिवर वहां जा पहुंचते हैं जहां उन्हें खून से रंजीन मासकर रूम, एक स्पेक्टेटर्स चेंबर और एक हॉरिफाइंग सेंटर रूम मिलता है जो बस एक चीज के लिए बनाया गया था, इंसानों पर तजुर्बे दिखाने के लिए।
ये सब सबूत साफ दिखाता है कि पिट के पीछे एक डार्क ब्यूरोक्रेसी और इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स छुपाए बैठे हैं और पिट का ब्लास्ट और साइलो 12 का खुलासा असल में एक ही बड़ी साजिश के हिस्से हैं। और पर्सनल मोर्चा भी कुछ कम नहीं। शेन, जो समझता था कि डॉक्टर डलिस ही उसका असली बाप है, एक औरत से मिलता है जो उसे सीधा कह देती है, ये बंदा मेरा बाप नहीं है। ये एक झटका है जो शेन की पूरी जिंदगी की तस्वीर हिला देता है। अब उसके सामने एक सवाल खड़ा है, क्या वो वाकई इस रिश्ते का हिस्सा था या सब एक फैब्रिकेटेड शॉर्टकट था जो किसी और ने लिख दिया। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक हॉन्टिंग क्राइम सीन से। एक बैलेरिना छत से लटका हुआ पाया जाता है, बिल्कुल डांसर पोज में, जहां क्रिएटिविटी और खौफ एक साथ मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो देखते ही देखते ऑडियंस की सांस रोक देता है। इसके बाद सीन मूव करता है सेंट लुइस के फ्लैशबैक में, जहां डेनिस ग्लिन, एक आर्ट प्रोफेसर और स्कल्प्टर, अपनी ट्विस्टेड आर्टिस्ट्री का निशान छोड़ चुकी है। 6 लोगों को ग्रीक म्यूजिस के नाम पर मारकर आर्टिस्टिक स्टेजिंग में पेश करना उसका सिग्नेचर स्टाइल था। मगर ये केस उतना सीधा नहीं जितना लगता है, क्योंकि असली किलर डेनिस अभी जेल में है। लेकिन फिर भी वही पैटर्न के साथ नए मर्डर्स चल रहे हैं। मतलब या तो कोई कॉपीकैट है या फिर पिट से भाग निकला हुआ एक्स इनमेट। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है जब बेक्स और ओलिवर डेनिस को इंटरोगेट करते हैं, लेकिन डेनिस इनकी हर डिडक्शन को साइकोलॉजिकल गेम्स में उलझा देती है, जैसे वो उनके दिमाग से खेल रही हो। इसी बीच बेक्स को शक होता है एक इनमेट क्रेड मार्टिन पर, जो कभी डेनिस का प्रोटेजे था। एक्सप्लोजन के वक्त उसने रबल में डेनिस को ढूंढ लिया था। दोनों फिर से मिले और उस वक्त डेनिस ने उसे अपना जर्नल दे दिया था जिसमें किलिंग्स का पूरा रोड मैप लिखा था। क्रेग फिर उस प्लान को फॉलो करके 3 मर्डर्स करता है, एक सेलिस्ट, यूटर्पे, म्यूज ऑफ म्यूजिक, एक फॉर्चून टेलर, यूरानिया, म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और एक मिमिक जो डेनिस का फॉर्मर स्टूडेंट था। क्लाइमैक्स में बेक्स को क्रेग का असली प्लान समझ आता है। इसका टारगेट एक कॉलेज कैंपस है जहां वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, लेकिन शेन और हसानी वक्त पर पहुंचकर बॉम्ब डिफ्यूज कर देते हैं और एक बड़ी ट्रेजेडी होने से बच जाती है। इसी दौरान साइलो 12 का थ्रेड भी गहराता है। हसानी डिस्कवर करता है कि आईवी बैग्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी विटमोर साइंसेज से लिंक्ड है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन एजी मैलरी और गवर्नमेंट के अंदर तक जाता है। ये खुलासा पिट और साइलो के एक्सपेरिमेंट्स पर और भी गहरी सस्पेशन डाल देता है। एपिसोड के एंड में एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। डेनिस को ट्रांसफर के वक्त एक ब्लॉन्ड आर्मी ऑफिसर उसके साथ कार में होता है और डेनिस उसे तुरंत पहचान लेती है। ये सीन क्लियर सिग्नल देता है कि गवर्नमेंट और मिलिट्री फोर्सेस खुद इस पूरी साजिश में शामिल हैं और पिट साइलो एक्सपेरिमेंट्स को कवर अप किया जा रहा है। और सबसे आखिर में शेन अपने पर्सनल आर्क के एक नए मोड़ पर पहुंचता है। वो डॉक्टर डलिस की बेटी सैरा के पास जाता है, जहां से उसे थेरेपी सेशन के VHS टेप्स मिलते हैं। ये टेप्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स और डॉक्टर डलिस के बीच छुपे राज खोलने की कुंजी बन सकती हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है एक खौफनाक क्राइम से। टॉम बीचर, एक साइकोपैथिक किलर जो औरतों को पैर्स में निशाना बनाता है और उनके घर वालों के दर्द से मजे लेता है। उसकी एक पहली विक्टिम अभी तक मिसिंग है। बेक्स अपने पुराने केस की वजह से बीचर का तरीका पहले ही समझ चुकी होती है, इसलिए जैसे ही एक फैमिली कॉल ट्रेस होता है वो मोटेल तक पहुंचती है और तुरंत सेकंड विक्टिम को बचा लेती है। मगर असली राज अभी भी बाकी है, पहली औरत कहाँ है? तब सामने आती है एक हैरान कर देने सच्चाई। जोई बताता है कि द पिट में डॉक्टर डल्स ने बीचर के दिमाग पर इलीगल सर्जरी की थी। नतीजा ये कि बीचर को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। हर नींद के बाद उसके दिमाग का सफा साफ हो जाता है। बेक्स एक डेयरिंग प्लान बनाती है। वो मोटेल का पूरा सीन रिक्रिएट करवाती है। बीचर को वापस उस कमरे में डाला जाता है और इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट जेनिफर मोरालेस खुद बेट बनकर एक विक्टिम का रोल प्ले करती है। टीम का यकीन होता है कि बीचर की मसल मेमोरी उसे उसी जगह ले जाएगी जहां पहली विक्टिम छुपी हुई है। सब कुछ सही चल रहा होता है जब तक बीचर एक छोटी सी गलती नोटिस नहीं कर लेता। कार में ग्रेफाइट देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है। मोरालेस अपने क्यू से बाहर निकलती है। टीम तुरंत इंटरवीन करती है, लेकिन बीचर अपनी लाइफ खुद ले लेता है ताकि ट्रेल हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाए। फिर भी उसके पीछे छोड़े क्लूज काफी होते हैं। मोरालेस एक हिडन कोड क्रैक करती है। बीचर के सबकॉन्शियस में बजती हुई मूनलाइट सोनाटा की धुन उन्हें रास्ता दिखाती है और आखिरकार पहली विक्टिम लेली जेकब्स सेफ रिकवर हो जाती है। इसी दौरान पिट और साइलो 12 की कंस्पिरेसी लाइन भी गहरी होती है। ओलिवर, जो अब तक सीक्रेट्स दबाए बैठा था, फाइनली बेक्स को अपने हिडन कॉन्टैक्ट से मिलाता है। एक नया ट्रस्ट और एक नया ब्रिज उन दोनों के बीच बनता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट शेन के आर्क में आता है। डॉक्टर डल्स की बेटी सारा उसे एक थेरेपी टेप सुनाती है।
टेप के रॉरशॉक टेस्ट के बाद एक औरत स्क्रीन के पीछे नजर आती है जो शेन की असली मां होती है। ये सच उसकी आइडेंटिटी को हिला देता है और उसके पास्ट के हर राज को एक नए रंग में दिखाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन से होती है। कर्नल ईव लैजरस बेक्स और ओलिवर को साइलो 12 के राज के बारे में और गहरा इंसाइट देती है। वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग GWB45 का टेस्टिंग चल रहा था। ये ड्रग दो तरह का था। एक साइड पर एम्पैथी इंक्रीज करने के लिए सीरियल किलर्स पर ट्रायल और दूसरी साइड पर एम्पैथी सप्रेस करने के लिए PTSD सोल्जर्स के लिए। जैसे ही रिजल्ट्स एक्शनेबल हुए, मिलिट्री ने रिसर्च का कंट्रोल ले लिया। एक टैक्टिकल रेड भेजा गया जो साइलो के अंदर कार्नेज का सबब बना और आज भी कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स मिसिंग हैं। स्टोरी शिफ्ट होती है जेना वेल्स पर, एक फॉर्मर पिट इनमेट और नोटोरियस किलर केमिस्ट। उस पर GWB45 का फुल डोज टेस्ट किया गया था। उस ओवरडोज का असर ये हुआ कि जेना अपनी आइडेंटिटी भूल गई और अपने विक्टिम्स की फीलिंग्स अपने अंदर महसूस करने लगी। एक ऐसी एम्पैथी जो खुद उसके लिए भी टॉर्चर बन गई। टीम उसे डेनवर में ट्रेस करती है। वहां उन्हें एक फ्रीजर में विक्टिम मार्गरेट आल्ब्राइट की लाश मिलती है। ये ट्रेल उन्हें डायरेक्ट लेकर जाता है एक विटमोर इंडस्ट्रीज के हाई प्रोफाइल गाला पार्टी तक, जहां जेना अपना अगला अटैक प्लान कर रही होती है। बेक्स, शेन, हसानी और ओलिवर गाला में अंडरकवर घुसते हैं। अंदर का सीन खौफनाक होता है। 200 से ज्यादा लोग अनकॉन्शियस पड़े मिलते हैं। जेना ने उन्हें पॉइजन किया हुआ था। उस वक्त जेना साइंटिस्ट जेम्स विटमोर GWB45 के मास्टरमाइंड के सामने कन्फ्रंट मोड में होती है। विटमोर के गूंज भी आ जाते हैं जो उसे कैप्चर करना चाहते हैं। केओस के बीच जेना ने एक बोल्ड मूव किया होता है। उसने विटमोर को एक लीथल पैच से पॉइजन कर दिया था और वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है। एक शूटआउट शुरू होता है जिसमें हसानी गोली खाकर बैडली वुंडेड हो जाता है। रेस्क्यू के बाद अटॉर्नी जनरल AG मैलरी खुद एंट्री लेती है। वो सब कुछ कवर अप करने के लिए टीम को डिसबैंड करने का ऑर्डर दे देती है। इस सब के पैरेलल जेना ने और भी डेंजरस स्टेप उठाया होता है। उसने बेक्स की आइडेंटिटी इंपर्सनेट करके कमांड सेंटर में घुसकर ओलिवर को हॉस्टेज बना लिया। लेकिन शेन और असली बेक्स टाइमली वहां पहुंच जाते हैं। शेन की पर्सनल स्टोरी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। सारा डॉक्टर डलेस से एक थेरेपी टेप सुनवाती है जिसमें शेन की बायोलॉजिकल मां की वॉइस होती है। रिवील होता है कि वो और कोई नहीं कर्नल ईव लैजरस ही है। एक टैटू और ग्रेजुएशन रेफरेंस से ये भी अंदाजा लगता है कि लैजरस खुद पहले एक टेस्टिंग सब्जेक्ट रह चुकी है। और एपिसोड एक शॉकिंग क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। ओलिवर, जो जेना के पॉइजन पैच से एक्सपोज हो चुका था, एकदम से कोलैप्स हो जाता है। उसका जिंदा रहना या मरना एम्बिगुअस छोड़ दिया जाता है और कहानी अपने सबसे बड़ा इमोशनल हाई पे रुक जाती है।